Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is the end of bipolarity and this is the fourth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से गोर्बाचोव के रिजीम में सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया। इस लेक्चर में हम लोग एनालाइज करेंगे उन कारणों का जो सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन में कारण रहे, उनका हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, कि क्यों सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ, इसके कारणों के संदर्भ में जो भी बातें हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये एक एनालिसिस है उन कारणों का जो सोवियत संघ के विघटन में शामिल थे। तो आइए शुरू करते हैं। This is a question not just to understand the Soviet Union and the end of communalism, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse. ये जो हम लोग आज क्वेश्चंस पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि why did the Soviet Union disintegrated, ये क्वेश्चन जो है it is not to understand only कि क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, बल्कि सोवियत संघ के साथ साथ कम्युनलिज्म का भी डिसइंटीग्रेशन हुआ था और एक पॉलिटिकल सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन था ये। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले पॉलिटिकल सिस्टम्स का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था या इसके बाद नहीं होगा, लेकिन एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हम लोग इस बात का एनालिसिस करना ज़रूरी है कि आखिर ये डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ और उसके क्या कारण थे। There is no doubt that the internal weakness of Soviet political and economic institution which failed to meet the aspirations of the people were responsible for the collapse of the system. जो ये सिस्टम कोलैप्स हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वहाँ की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस थे सोवियत संघ के लोगों के, सोवियत यूनियन के जो पीपल्स थे, उनका जो एस्पिरेशन था, जो एक्सपेक्टेशंस थे उस सिस्टम से, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुए, जिसके कारण मुख्य रूप से सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ। ऐसा हम लोग अभी तक के पढ़ाई में जो हम लोगों ने इस लेसन में पढ़ा है डिसइंटीग्रेशन के संदर्भ में, उसमें हम लोगों को यही देखने को मिला कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दो ऐसे चीज़ें थीं जो पीपल्स के एस्पिरेशन पे खरी नहीं उतर रही थी, जिसके चलते लोगों ने इसको चेंज करने का मन बनाया। Economic stagnation and the consumer shortages of many years question the system. जो इकोनॉमी में एक स्थिरता आ गई थी, इकोनॉमी बिल्कुल स्थिर हो गया था, ना तो वो ऊपर जा रही थी ना नीचे गिर रही थी, और एक स्टैग्नेशन का दौर आ गया था। और कंज्यूमर शॉर्टनेस की बात भी हम लोगों ने, जो कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेजेस हो रही थी, प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गया था और शॉर्टेज हो रहे थे कंज्यूमर गुड्स के, तो ये सब भी कारणें थी सिस्टम को कोलैप्स होने में। तो इसको हम लोग और अच्छी तरह से आइए देखते हैं कि एक एक करके उन कारणों को हम लोग देखेंगे, जिसमें इकोनॉमिक कारण भी देखेंगे हम लोग, पॉलिटिकल कारण भी देखेंगे और अन्य कारणों पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट। अब हम लोग इस बात को समझे कि इकोनॉमिकली क्या प्रेशर्स थे सोवियत यूनियन के सामने। तो सोवियत इकोनॉमी वाज यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज, वो ज़्यादातर अपने रिसोर्सेज को अपने न्यूक्लियर और मिलिट्री शस्त्रागारों पर और सैटेलाइट्स पे वो अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को उस समय यूज़ कर रही थी टू कम्पीट द वेस्ट। तो वेस्टर्न ब्लॉक को कम्पीट करने के लिए ये प्रतियोगिता में सोवियत यूनियन इस कदर लगा हुआ था कि वो उसने अपने रिसोर्सेज को अपने पीपल्स के ऊपर यूज़ करना ही भूल गए थे, और वो लगातार अपने न्यूक्लियर और मिलिट्री जो उनके शस्त्रागार थे उनकी देखरेख और जो नए नए सैटेलाइट्स के लिए प्रतियोगिता उस समय चल रही थी वेस्ट के साथ, तो उसमें मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज वेयर यूज्ड बाय सोवियत यूनियन। This lead to a huge economic burden that the system could not cope with. और इस बर्डन से
निकलने में उस समय जो सिस्टम था सोवियत यूनियन का, वो बिल्कुल असहाय अपने आप को महसूस कर रहा था। दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम ऑफ द वेस्ट। वो जब अपने सिस्टम की तुलना वेस्ट के साथ करते वहाँ के लोग, तो देखते कि बहुत आगे है वेस्ट उनसे। तो ये तुलनात्मक जो अध्ययन था उनका, वो भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर माउंट कर रहा था। आफ्टर years of being told that the Soviet system was better than Western capitalism, उनको शुरू से ही इस बात को बताया गया कि सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म इज बेटर देन कैपिटलिज्म। तो ये एक भावना उनके मन में हमेशा रही कि दे आर सुपीरियर देन द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। और लेकिन जब द रियलिटी ऑफ दिस बैकवर्डनेस कम एज अ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक, जब उनको असलियत पता चला तो ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक शॉक तो था ही, साथ में एक साइकोलॉजिकल शॉक भी सोवियत यूनियन के लोगों को मिल रहा था कि किस तरह से उनको इतने दिनों तक अंधेरे में रखा गया और वो काफ़ी अब पिछड़ चुके हैं इस दौर में, और इस लड़ाई में वो काफ़ी पीछे छूट चुके हैं, और सोशलिज्म कहीं ना कहीं उनके लिए उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ जितना वो समझते थे या उनको बताया जा रहा था। Communist Party ruled Soviet Union for over 70 years, was not accountable to the people. सोवियत संघ की सरकार ने वहाँ के लोगों पर 70 साल तक शासन किए, लेकिन वो किसी भी तरह से अकाउंटेबल नहीं बनी, आंसरेबल नहीं बनी टू द पीपल्स ऑफ सोवियत यूनियन। कि वहाँ के लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि सरकार जो भी करे उसके लिए वो आंसरेबल रहे टू द पीपल, और ये चीज़ें तो सिर्फ डेमोक्रेसी में होती हैं। तो इन चीज़ों का अभाव पीपल्स को अनुभव हो रहा था इन सोवियत यूनियन। ऑर्डिनरी पीपल वेयर एलिगनेटेड बाय स्लो एंड शिफ्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्लो और बिल्कुल धीमा और नहीं चेंज होने वाला जो एक एडमिनिस्ट्रेशन था और जो बहुत टफ था, ये लोगों को बहुत परेशानी में डाला हुआ था। उनको थोड़ा सा भी लिबर्टी नहीं थी, उनको किसी भी प्रकार से वो अपने आप को फ्री नहीं समझ पाते थे। तो ये एक मजबूरी वहाँ के लोगों के साथ रही। रैम्पट करप्शन, द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स इट हैज़ मेड। वहाँ उस दौर में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और सरकार जो गलतियाँ करती थी उसको सुधारने का कोई तौर तरीका उनके पास नहीं था, या वो कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करती थी कि उनके साथ कोई गलती हुई है या उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो इन सारी बातों से ये महसूस हो रहा है कि पीपल्स उस समय बहुत सप्रेस फील कर रहे थे इन सोवियत यूनियन गवर्नमेंट, इन कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट। द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट। वहाँ पर उस गवर्नमेंट में ओपननेस नहीं था, यानी कि फ्रीडम किसी प्रकार के पीपल्स के पास नहीं थी, और वो अपने आप को एक बंधन में महसूस करते थे हमेशा। तो ये कमियां उस समय पॉलिटिकल रही। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी इन द वास्ट लैंड। इतना बड़ा लैंड था सोवियत यूनियन, खुद रशिया इतना बड़ा है, और उसके बाद ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और कुछ एशियन कंट्रीज सब मिलकर बहुत बड़ा एरिया हो जाता था, और उसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट और एक पार्टी उसको हैंडल कर रही थी। तो हम लोग जैसे अपने कंट्री में देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट पार्टीज़ हैं जो कंट्रोल करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। एक ही गवर्नमेंट थी और एक ही पार्टी थी जो सेंट्रलाइज ढंग से पूरे सोवियत यूनियन को गवर्न कर रही थी। तो ये सारी कमियां उस समय के गवर्नमेंट्स में थी। द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन मोर प्रिविलेज देन द ऑर्डिनरी सिटीजन। आम आदमी से ज़्यादा फ़ायदे उठा रहे थे जो ब्यूरोक्रेट्स थे उस समय के। वो अपने आप को बिल्कुल राजा समझते थे, और उनके इजाज़त के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, और सारे प्रिविलेजेस लगता था कि उन्हीं के लिए बने हैं। तो पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूलर्स। ना तो वो रूलर्स के साथ और ना ही कंट्री के साथ, पूरे सिस्टम के साथ, जो सोवियत सिस्टम था
यानी कि जो सोशलिस्ट सिस्टम था या कम्युनिस्ट सिस्टम था, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे लोग उस समय, और अपने आप को सप्रेस फील कर रहे थे। एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उसको जो एक पीपल का सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट को, वो अब उनको नहीं मिल रहा था। और क्योंकि पीपल्स हर तरह से परेशान हो चुकी थी इन ब्यूरोक्रेट से, इस टफ एडमिनिस्ट्रेशन से, और करप्शन चारों तरफ था, ब्यूरोक्रेट सारे फायदे उठा रहे थे। तो ये सारे कारण जो थे, एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट और इतनी बड़ा लैंड, तो उनको लग रहा था जैसे उनको सुनने वाला, उनको समझने वाला कोई है ही नहीं, और वो सप्रेस फील कर रहे थे इस सोवियत यूनियन में। तो बच्चों, ये बात आपके मन में भी आ रही होगी कि आखिर गोर्बाचेव ने जब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो डिसइंटीग्रेशन क्यों हो गया। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई सोवियत यूनियन कोलैप्स इन स्पाइट ऑफ गोर्बाचेव्स एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड हिज अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म। गोर्बाचेव ने अच्छी तरह से डायग्नोसिस कर लिया था कि जो सोवियत यूनियन है उसको रिफॉर्म की ज़रूरत है, ये गोर्बाचेव अच्छी तरह से समझते थे। लेकिन जब उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की या इम्प्लीमेंट किया रिफॉर्म्स को, तब डिसइंटीग्रेशन क्यों हो गया, ये बहुत अहम प्रश्न है और ये कई बार बोर्ड्स में पूछा भी गया है। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि उस समय दो ग्रुप्स में लोग बट गए। कम्युनिस्ट पार्टी भी दो ग्रुप्स में बट गई और लोगों के ओपिनियन भी, पब्लिक की ओपिनियन भी दो भागों में विभाजित हो गई। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। द आंसर बिकम मोर कंट्रोवर्शियल। ये इसका आंसर जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और इसको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि एक पॉजिटिव ग्रुप था और एक निगेटिव ग्रुप था। अब पॉजिटिव ग्रुप क्या सोच रहा था और निगेटिव ग्रुप क्या सोच रहा था, और कौन सा ग्रुप गोर्बाचेव के साथ था, ये समझेंगे हम लोग। कि पॉजिटिव ग्रुप जो था, दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच फेल्ट दैट गोर्बाचेव शुड हैव मूव मच फास्टर। ये जो सोसाइटी का वर्क था जो पॉजिटिव था, वो रिफॉर्म्स को लेकर बहुत पॉजिटिव था और उसको लग रहा था कि ये जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं गोर्बाचेव, ही इज गोइंग वेरी स्लो। उनका जो इंप्लीमेंटेशन है रिफॉर्म्स का वो बहुत धीमा है और उनको और स्पीड तेज होना चाहिए इसका। he should have moved faster and were disappointed and impatient with his method। जो मेथड अपना रहे थे गोर्बाचेव, उस मेथड से ये लोग असंतुष्ट थे और ये मानते हुए असंतुष्ट थे कि गोर्बाचेव जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो बहुत धीमा है और उसमें और तेजी की जरूरत है जो गोर्बाचेव से नहीं हो पा रही है। They did not benefit in the way they had hoped। उनका मानना था कि जिस तरह से हम लोगों ने चाहा था उस तरह से रिफॉर्म नहीं ला पा रहे हैं गोर्बाचेव, और दे बेनिफिटेड टू स्लोली। और बेनिफिट तो हो रही है बट इट इज टू स्लो। तो ये पॉजिटिव तो थे, ये ग्रुप पॉजिटिव तो था, लेकिन कहीं ना कहीं गोर्बाचेव के रिफॉर्म से ये सेक्शन नाराज था। निगेटिव ग्रुप जो था, members of the communist party and those who were served by the system took exactly the opposite view। इनका व्यू गोर्बाचेव के व्यू से बिल्कुल उल्टा था। ये रिफॉर्म नहीं चाहते थे या रिफॉर्म के स्पीड इनको पसंद नहीं थी। जिस हिसाब से गोर्बाचेव जिस स्पीड से रिफॉर्म्स को ला रहे थे वो इनको पसंद नहीं था, क्योंकि ये वो वर्ग था कम्युनिस्ट पार्टी का जो कम्युनिस्ट सिस्टम से बेनिफिटेड था उस समय। ये जो ग्रुप था वो गोर्बाचेव से सिर्फ इसलिए नाराज था कि गोर्बाचेव क्यों सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं, क्यों रिफॉर्म्स ला रहे हैं, और ला भी रहे हैं तो उनको धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, इतना तेजी से इंप्लीमेंट करने की क्या जरूरत है। तो मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स थे जो नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कोई रिफॉर्म्स हो और जैसे कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है उसी ढंग से चलता रहे, सोशलिस्ट ढंग से चलता रहे। इनका ये मानना था। The members of Communist Party and those who were served by the system took exactly the opposite view। They felt that their power and privilege were indwelling। उनको डर था कि उनका पावर चला जाएगा उनके पास से। जो पावर्स उन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हुए गेन कर रखी थी वो धीरे धीरे उनके हाथ से निकलता हुआ उनको
महसूस होने लगा था। एंड गोर्बाचेव वॉज मूविंग टू क्विकली, और गोर्बाचेव बहुत तेजी दिखा रहे हैं इस बात को लेके, ये बिल्कुल ही गोर्बाचेव के खिलाफ थे। और यही वो सेक्शन था जिसने कुप को आयोजित किया था, एक तख्ता पलट लाने की कोशिश की थी गोर्बाचेव की सरकार के साथ, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि दो सेक्शन बट गए गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स को लेकर। एक पॉजिटिव सेक्शन था, वो भी गोर्बाचेव से नाराज था, वो चाह रहा था कि और तेजी से हो रिफॉर्म्स। दूसरा सेक्शन था, वो चाह रहा था कि नहीं, कंजर्वेटिव ढंग से जैसे चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। और इन दोनों के बीच में जो है गोर्बाचेव फंसे हुए थे। तो उन ठीक रस्साकसी वाली बात थी कि बीच में रस्सी के गोर्बाचेव थे और एक तरफ हार्डलाइनर्स थे और एक तरफ रिफॉर्मर्स की गुट थी, और दोनों टग ऑफ वॉर चल रहा था। तो टग ऑफ वॉर सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो चुकी थी। तो गोर्बाचेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड। इन दोनों में से कोई भी गोर्बाचेव के साथ दिखाई नहीं दे रहा था। एक ग्रुप चाह रहा था कि रिफॉर्म में और तेजी आए, और एक ग्रुप चाह रहा था कि रिफॉर्म क्यों हो रहा है, उसको होना भी चाहिए तो बहुत धीरे होना चाहिए, वो इतना फास्ट क्यों हो रहा है। तो दोनों साइड जो था वो नाराज था, और गोर्बाचेव की सरकार बीच में फंसी हुई दिख रही थी। गोर्बाचेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड एंड डिवाइडेड पीपल ओपिनियंस, और जो लोगों के विभाजित ओपिनियंस थे इसके बीच में उनकी सरकार जो है वो फंसी हुई थी, टग ऑफ वॉर की स्थिति थी। इवन दोज हु वेयर विथ हिम, जो उनके साथ भी थे, जो रिफॉर्म्स चाहते थे, ऐसे लोग तो उनके साथ ही थे, बट वो भी नाराज थे गोर्बाचेव से। फेल्ट दैट ही डिड नॉट एडिक्वेटली डिफाइन हिज ओन पॉलिसीज, कि वो अपने पॉलिसीज को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। गोर्बाचेव जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं उससे पब्लिक को वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने पॉलिसीज को वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये बात जो लोग उनके साथ थे, जो रिफॉर्म्स चाहते थे पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी दो गुटों में बट गई थी। एक तो नाराज थे जो निगेटिव ग्रुप था, और एक पॉजिटिव ग्रुप था जो चाहता था रिफॉर्म, लेकिन वो ये भी देख रहा था कि गोर्बाचेव कहीं ना कहीं लोगों को संतुष्ट करने में नाकामयाब है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म वॉज द अदर रीजन ऑफ डिसइंटीग्रेशन। एक और कारण भी था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कारण के अलावा एक और कारण था, और वो था नेशनलिज्म का। चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इधर से रशिया जीतता हुआ चला गया था बर्लिन तक, यानी कि जर्मनी तक, और रास्ते में जितने भी कंट्रीज आए लगभग उन सबको उसने अपने ग्रुप में मिला लिया था। तो उनमें से द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर ऑफ सॉवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लाथविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर प्रूव टू बी द फाइनल एंड द मोस्ट इमीडिएट काउज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये सारी कंट्रियाँ जो बाल्टिक सागर से लगी हुई थी, यानी कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, वो सारी कंट्रीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं अंदर से नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर थी, और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और वो आज़ाद हुई। इस चीज़ को लेकर के दो व्यूज़ है कि नेशनलिज्म की जो भावना थी ये पहले से थी कि उस समय उत्पन्न हुई, इसको लेकर के दो व्यूज़ हैं। आइए उन दोनों व्यूज़ को समझते हैं। कि फर्स्ट व्यू था कि nationalist urges the feeling were very much at the work throughout the history of the Soviet Union, and that whether or not the reforms has occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. उनका ये मानना है, जो फर्स्ट व्यू रखने वाले हैं, उनका ये मानना है कि वहाँ का जो इतिहास था, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ का जो इतिहास था, वो ये था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान उनको सोवियत यूनियन में का पार्ट बनाया गया है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर सॉवरेनिटी का एक भावना उनके अंदर थी, क्योंकि उनकी हिस्ट्री थी कि वो पहले आज़ाद थे और बाद में उनको सोवियत यूनियन का पार्ट बनाया गया। तो वो चाहते थे कि एक बार और वो सोवियत यूनियन से बाहर निकले, ये चीज़ें उनके अंदर थी। दैट इज़ ए व्हाट इफ ऑफ द हिस्ट्री, बट श्योरली इट इज़ नॉट अनरीजनेबल व्यू गिवन the size and diversity of the Soviet Union and its going internal problems. सोवियत संघ के अगर इस हिस्ट्री को छोड़ भी दिया जाए, थोड़ी देर के लिए इसको नहीं माना जाए,
तो भी उनका फर्स्ट व्यूज़ रखने वालों का ये था कि अगर हिस्ट्री को छोड़ भी दिया जाए तो भी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी और साइज और डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा थी सोवियत यूनियन में कि उसका एक ना एक दिन डिसइंटीग्रेशन होना था। और नेशनलिज्म की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं तो उनके अंदर थी, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। सेकंड व्यू रखने वाले जो मुख्य रूप से हार्डलाइनर्स थे, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा रिजिड थे, जो उनसे अलग नहीं होना चाहते थे, उनका व्यूज़ था कि गोर्बाचोव रिफॉर्म्स स्पीडेड अप द इंक्रीज नेशनलिस्ट dissatisfaction to the point that the government rulers could not control it। कि जो रिफॉर्म के दौरान जो एक भावना उत्पन्न हुई नेशनलिज्म को की, उसको गोर्बाचोव ने कंट्रोल नहीं किया, इस कारण से ही ये चीज़ें हुई और डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो ये दो व्यूज़ थे नेशनलिज्म को लेकर के, और दोनों ही कहीं ना कहीं अपने जगह पर सही थे, दोनों ही भावनाएं जो थी वो सही थी। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि एक थर्ड पॉइंट भी था कि नेशनलिज्म की भावना कहीं ना कहीं इन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर थी। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मैनी थॉट दैट नेशनलिस्ट अनरेस्ट वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स गिवन देयर एथनिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस विद द रेस्ट ऑफ द सोवियत यूनियन एंड देयर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। कोल्ड वॉर के दौरान ये माना जाता था कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जो सोवियत यूनियन के पार्ट हैं, वहाँ पर ये बातें उठेंगी कि वो अलग होना चाहेंगे सोवियत यूनियन से, क्योंकि वो उनका एथनिक कंपोजिशन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से अलग है, और वहाँ पर जो रिलीजन वो लोग मानते हैं दे वर मुस्लिम कंट्रीज़, तो उनका रिलीजन भी उनसे डिफरेंट है। तो ऐसा माना जाता था कोल्ड वॉर के दौरान, ये यूरोपियन कंट्रीज़ ज़्यादातर इस बात को ये कहते थे कि उनकी तरफ से ये पहल होगा कि वो अलग होना चाहेंगे सोवियत यूनियन से, क्योंकि वो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है, उनका एथनिक कंपोजिशन अलग है, प्लस उनका रिलीजन भी अलग है। नेशनलिस्ट dissatisfaction with the Soviet Union was strongest in the more European and prosperous part of the Russia and the Baltic area as well as Ukraine and Georgia। लेकिन जब नेशनलिज्म उभर करके सामने आया तो ये देखने को मिला कि उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, वो लोग पहले नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर ज़्यादा दिखाई दी, और जैसे रसिया, बाल्टिक एरियाज़ और यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देश जो थे, इन लोगों ने पहल शुरू की नेशनलिज्म की, जबकि अपेक्षा ये की जाती थी कि ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थे, इनकी तरफ से कोई पहल होगा विभाजन को लेकर या डिसइंटीग्रेशन को लेकर। लेकिन उल्टा हुआ, ये नेशनलिज्म की भावना इन यूरोपियन कंट्रीज़ में दिखाई दी, जबकि इनका एथनिक कंपोजिशन और जो रिलीजन वगैरह था वो लगभग सेम था, तो कोई खास अंतर नहीं था उनमें, लेकिन फिर भी नेशनलिज्म की भावना यहाँ दिखाई दी। Ordinary people here felt alienated from the Central Asian and from each other, and concluded also that they were paying too much high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union। इन यूरोपियन कंट्रीज़ का जो सोवियत यूनियन के पार्ट थे, इनका ये मानना था कि हम लोग ज़बरदस्ती इनको ढो रहे हैं, और इनके बैकवर्डनेस के चलते हम लोग को बहुत बड़ा इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक प्राइस पे करना पड़ रहा है इन बैकवर्ड कंट्रीज़ को। तो ऐसी भावना उस समय इन यूरोपियन कंट्रीज़ की थी इन एशियन कंट्रीज़ को लेकर के। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कई कारण इसमें शामिल थे डिसइंटीग्रेशन के, और उसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है इस लेसन में, इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। तो दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।